हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से नितेश तिवारी ई लर्निंग में। तो आज हमारे पास आ चुका है मॉर्निंग शिफ्ट का ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा 70 मार्क्स का है और इसमें हमें 3 घंटे दिए गए थे करने के लिए। तो हम देखते हैं इसमें हमसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या वो मुश्किल है या आसान है, देखते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रश्न पत्र है इसमें हमारे पास टोटल 30 क्वेश्चन हैं, जिनको का खा गा घा उड़ा पार्ट में बांटा गया है। 1 से 17 हमारे पास बहुकल्पीय प्रश्न है जो कि 1 अंक के हैं, और 18 से 19 शोध आधारित प्रश्न है। ठीक है, और 20 से 23 लघु उत्तरीय प्रश्न है, और जिनको 80 से 100 शब्दों में हमें लिखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर, देखते हैं कि हमसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला MCQ प्रश्न है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए चक्र के घटक एवं प्रक्रियाओं की सूची दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है ना। हमें इसमें घटक और प्रक्रिया बताई गई है, इसमें हमें ये बताना है कि सुमेलित कौन सा है। तो जैसे कि हम पहले देखते हैं, वायु में जल संग्रहण वर्णन, ये ठीक है, और धरातल जल बहाव, ये भी ठीक है ना। और महासागर में संग्रहित जल जलधारा के रूप में ताज़ा जल, ये ठीक नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। और जो हमारा डी है ये भी सुमेलित है। इसमें 3 हमारा है, इसका राइट आंसर हमारा सी रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट प्रश्न जो हमसे पूछा गया है, जो कि हमारा अभिकथन और कारण वाला है, हम देख लेते हैं अभिकथन हमसे पूछा क्या है। अभिकथन हमसे पूछा गया कि महासागरों के सतही जल का तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटत चला जाता है, और इसका कारण ही है ध्रुवों की ओर प्रवेशी सूर्य विकिरण मात्रा घटती है। अब हम देखते हैं कि हमसे इसमें दिया क्या गया है। तो ए है, इसमें दोनों सही है, या पहला और दूसरा ही सही व्याख्या नहीं कर रहा, यानी कथन कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा। दोनों कथन सही हैं, लेकिन कथन पहले की सही व्याख्या नहीं कर रहा। इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हमारा रहेगा बी, यानी दोनों कथन सही है लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या ये कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर, जो हमारा तीसरा प्रश्न है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा गर्म महासागरीय जल धारा का उदाहरण है। ऑप्शन दे रखा है, कैलिफोर्निया या पश्चिम ऑस्ट्रेलिया या लेब्राडोर या क्यूरोशिवो। इसका राइट आंसर हमारा रहेगा डी, क्यूरोशिवो। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पे, जिसमें हमसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 4 में कि निम्नलिखित में से किस इकाई की तरंग गति को मापा जाता है। इसका राइट आंसर है बी, मीटर सेकंड। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर। जो हमारा प्रश्न नंबर 5 है, ये इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हो। हमारा जो प्रश्न नंबर 5 है, इसमें हमसे पूछा गया दिए गए कथन को पढ़कर तथा प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, अब ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के बादल से हुआ, जो सूर्य की युवा, ये थोड़ा ब्लर है तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप अपने क्वेश्चन पेपर में देख सकते हो, से संबंध है। उपयुक्त कथन में से परिकल्पना से संबंधित है। अब ये किस चीज़ से संबंधित है, इसका राइट आंसर हमारा रहेगा बी, निहारिका से। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 6 की ओर, जिसमें हमसे पूछा गया निम्नलिखित राज्यों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब जो राज्य है इसको आपको ज्योग्राफिकल बताना है कि किस तरीके से ये है। इसका मैं राइट आंसर आपको बता दूं 6 का, तो राइट आंसर इसका रहेगा हमारा डी, जिसमें सबसे पहले हमारा आएगा उत्तराखंड, देन उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर, जिसमें 7वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध राज्य है ना, कौन सा राज्य जो है वो स्थल रुद्ध है। ऑप्शन दे रखा है, ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना या डी उड़ीसा। इसका राइट आंसर हमारा सी, तेलंगाना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, दिए गए, इसमें पूछा गया कि दिए गए चित्र को पर्यवेक्षण कीजिए तथा उसके प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब हमसे पूछा गया कि पिक्चर में ये क्या है ना, कि उपयुक्त चित्र भारत के किस भू आकृति खंड को दर्शाता है। इसका राइट आंसर हमारा उत्तरी मैदान को दर्शाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये इंग्लिश में है, देख सकते हैं आप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 9, जिसमें हमसे पूछा गया है कि सिंधु नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा रहेगा ए, यानी अटक। अब हम चलते हैं 10वां प्रश्न, जिसमें हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब सही उत्तर का चयन करना है हमें। पहला में दे रखा है कि सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, और दूसरा दे रखा है इस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। अब
हम इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हमारा होगा बी, कि केवल कथन ही सही है। केवल क्या है? कथन ही सही है, सतलुज वाला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 11, जिसमें हमसे पूछा गया निम्नलिखित पर विचार कीजिए व दिए गए कोड की सहायता से उचित उत्तर का चयन कीजिए। अभी हमें दे रखा है, इसको देखकर हमें इसका आंसर देना है, बताना है। उष्णकटिबंधीय, और ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन या पर्वतीय वन या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता दूं तो इसका आंसर है हमारा ए, ये वाला, ये, यानी पहले का हमारा तीसरा और दूसरे का हमारा पहला और तीसरे का हमारा चौथा और इसका ये वाला दूसरा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर जो हमारा 12 है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि यदि किसी क्षेत्र में रेल पटरी बिछानी हो तो आप कौन से पेड़ का प्रयोग करोगे, है ना। अगर बिछानी हो तो आप कौन से पेड़ का प्रयोग करोगे? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी होलक। इस पेड़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फूलों वाली बौछार से संबंधित है ना। इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं। सो 13वें का राइट आंसर हमारा है ए, इस वर्षा से कहवा उत्पादन क्षेत्र में कहवा फूल खिलने लगते हैं। प्रश्न नंबर 14, जिसमें हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु ना होने का प्रमुख कारण है। ठीक है, कौन सा प्रमुख कारण है? समुद्र में सरकारी प्रभाव से दूर स्थित होने का कारण, या अत्यधिक वर्षा का कारण, या अधिक वायु दाब का होना, या भूमध्य की निकटता का कारण। सो इसका राइट आंसर है हमारा डी, भूमध्य की निकटता का कारण। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें हमसे बोला गया है कि निम्न विशिष्ट को अध्ययन कीजिए तथा प्रश्न 15 से 17 तक के उत्तर दीजिए। वायुमंडल का सामान्य परिसंरक्षण और उसका महासागरों पर प्रभाव। जैसे कि ये आपको ये पूरा पढ़ना है, देन ये पढ़ने के बाद आपको नीचे आंसर फिल करना है, बताना है, ये पूरा पढ़कर आंसर बताना है। तो इसमें हमसे पहले प्रश्न हम देख लेते हैं कि प्रश्न हमसे पूछा क्या गया है। एल नीनो से क्या अभिप्राय है? एल नीनो होता क्या है, ये पूछा है हमसे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हमारा होगा बी, पेरू तट पर गर्म धाराओं की उपस्थिति को एल नीनो कहते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। 16 में हमसे पूछा गया है कि ईएनएसओ की शक्तिशाली होने में विश्व में मौसम संबंधित कौन सा परिवर्तन देखा जाता है ना। कौन सा परिवर्तन देखा जाता है? 16 का आंसर हमारा होगा ए, चीन में बाढ़ आना व दक्षिण अमेरिका के पश्चिम शुष्क तट पर अकाल पड़ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पर, जिसमें हमसे पूछा गया है कि यदि आप भारत में किसान हैं तो आप मौसम की भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए अधिक फसलें का उत्पादन किस वर्ष करोगे, है ना। तो इसका मैं राइट आंसर आपको बता दूं तो इसका राइट आंसर है हमारा ए, जिसमें जिस वर्ष एल नीनो कमज़ोर होता है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें मानचित्र वाला इसमें चित्र है। चित्र में हमसे पूछा गया है कि चित्र का पर्यवेक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह चित्र थोड़ा ब्लर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसमें प्रश्न में पूछा क्या गया है कि दिए गए चित्र को पहचान कीजिए और उसका नाम लिखिए। अब चित्र जैसा कि आप देख सकते हो हल्का हल्का उसकी तरह, क्या कहते हैं, ज्वालामुखी, है ना, ज्वालामुखी की तरह है। और ये ढाल, और इसमें दूसरा हमसे पूछा गया है कि प्रदर्शन आकृति किस प्रकार के ज्वालामुखी से निर्मित होती है। अब इसमें आप लिख सकते हो ढाल ज्वालामुखी, एक ढाल ज्वालामुखी टाइप होता है, उसमें इसको आप लिख सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर जो हमारा 19 इसमें दिया गया कि नीचे दिए गए विशिष्ट को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सेम टू सेम आपको क्या करना है, नीचे जो दिया गया आपको ये गद्यांश टाइप है वेस्ट, इसको आपको पढ़ना है, जिसमें लिखा है मानसून का आरंभ, कि कैसा मानसून की शुरुआत होती है। इसको पढ़कर देखो, इस पिक्चर में थोड़ा सा क्लियर है, इंग्लिश वाले में थोड़ा सा क्लियर है, हिंदी वाले में था नहीं, देखो इसमें दिख रहा है थोड़ा सा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊपर क्या करना है, आपको पैरा पढ़ना है पूरा, देन उसके बाद पढ़कर नीचे आपको आंसर देना है। जैसे कि हमसे क्वेश्चन पहला पूछा गया है कि मानव पवनों के भारत में प्रवेश करने का प्रमुख कारण क्या है ना, कि जो मानसूनी पवनें हैं यानी हवाएं हैं भारत में प्रवेश करने का मुख्य कारण क्या है। इनका कारण क्या है कि गर्मी के दौरान उत्तरी पश्चिमी भारत में किसान विकसित गहरा निम्न दाब है ना, जिसमें दक्षिण पश्चिम और नमी पवनें समुद्र से ज़मीन की ओर उठती है और इधर आने लगती है, यानी ज़मीन समुद्र से उठेगी और ज़मीन की ओर आएगी। ठीक है,
और इसमें हमसे पूछा गया कि मई के महीने में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में न्यून दाब क्षेत्र विकसित होता है, कारण बताइए कि इसका कारण क्या है। अब गर्मी का जब जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो तापमान उच्च हो जाता है, तो दबाव के कारण ये चीज़ें होती हैं। और ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 20, जिसमें हमसे पूछा गया है, जिसमें आप ये बता सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट और इसमें क्या अंतर है ना। प्रश्न नंबर 21, जिसमें हमसे पूछा गया है कि काला विधि मृदा निर्माण का एक मूल नियंत्रक कारक है, कथन को स्पष्ट कीजिए। कालावधि मृदा निर्माण का एक मूल नियंत्रण कारण है, इसको आपको सिद्ध करना है। तो इसको आप इस तरीके से बता सकते हो कि लंबी अवधि से मिट्टी के विकास के कारण ये चीज़ें होती है ना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि ये थोड़ा ज़्यादा ब्लर दिख रहा है, लेकिन मैं बताता हूँ क्या लिखा है। वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पर कर चुका है, कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, इस कथन की क्या करना है, पुष्टि करना है। प्रश्न नंबर 22, इसमें आप ये लिख सकते हो कि विज्ञान एवं तकनीकी का विकास की, कैसे इंसानों ने विज्ञान का विकास किया और तकनीकों का विकास किया और दोहरीकरण बसाए, है ना। कैसे इंसान पहले से विकसित हुआ, डेवलप किया खुद को, है ना, और खुद को पहले से बेटर किया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा कि भारत की स्थिति व्यापार और वाणिज्य वृद्धि के लिए किस प्रकार की उपयोगी है, उदाहरण से सिद्ध कीजिए। अब जिसमें आप लिख सकते हो कि समुद्री मार्ग। अब भारत हमारा क्या, जैसे कि आपको पता है कि 3 तरह से समुद्र से घिरा हुआ है, 3 जगह से, है ना। अब भारत क्या है, हर जगह इधर बंदरगाह स्थित है। अब भारत व्यापार कर सकता है, अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकता है और वाणिज्य वृद्धि को भी बढ़ा सकता है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, प्रश्न नंबर 24, जिसमें हमसे पूछा गया कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना का उल्लेख कीजिए। जिसमें आप ये देख सकते हो, पेंजिया प्रारंभिक सभी महाद्वीप एक विशाल भूखंड है ना, जो कि विभाजित है। किसी क्या है, पेंजिया 2 इस जगह में विभाजित है। पहले क्या, गोंडवाना और दूसरा लोरेशिया, दो में विभाजित है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 25, जिसमें हमसे पूछा गया है कि एक सेकंड, कि सूर्य ताप में होने वाली विभिन्नता के लिए उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण कीजिए, है ना। तो इसको आप ये बुक के अकॉर्डिंग आपने अगर इसको पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। हम 26 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें पूछा गया है भूमंडलीय तापन की वृद्धि से पृथ्वी पर होने वाली परिवर्तनों का उदाहरण सहित कीजिए, है ना। तो जिसमें आप लिख सकते हो, जैसे जो कि ये जनरली क्वेश्चन है, आप देखोगे तो भूमंडलीय ताप की वृद्धि ये जनरल क्वेश्चन है। पृथ्वी पर क्या क्या परिवर्तन पड़ते हैं, क्या क्या प्रभाव होते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हो ग्लेशियर का पिघलना, जो कि ग्लेशियर बड़े बड़े जो बर्फ़ के पहाड़ हैं वो किस तरीके से पिघल रहे हैं ना। और दूसरा समुद्री स्तर में वृद्धि, अब जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। अब तीसरा मौसम की अस्थिरता, मौसम पे भी अस्थिरता, जैसे कि आप देख सकते हो कि दिल्ली जैसा जो शहर है वहाँ पर पहले कम लेवल पे गर्मी पड़ती थी, अब क्या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठंड के टाइम में ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, मौसम में क्या अस्थिरता आ रही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, जिसमें हमसे पूछा गया है कि नमामि गंगे कार्यक्रम है उसके मुख्य स्तंभों का विश्लेषण कीजिए, है ना। मुख्य स्तंभ आपको लिखने हैं, जैसे कि आप लिख सकते हो, तो इसमें सीवेज उपचार, है ना, सीवेज उपचार जो था, और औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण लिख सकते थे उसमें आप, नदी पुनर्जीवन, है ना, और सार्वजनिक भागीदारी कि लोगों की सबकी सार्वजनिक भागीदारी भी थी उसमें, है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, 28 जिसमें हमसे पूछा गया कि पूर्वी तटीय मैदान की मुख्य विशेषताओं की परख कीजिए। तो करना है, पूर्वी तटीय मैदान की मुख्य विशेषताओं की परख करना है आपको, जिसमें आप लिख सकते हो समतल और चौड़ा क्षेत्र। क्या होता है, वो समतल होता है और चौड़ा क्षेत्र होता है उसका। महत्वपूर्ण नदियाँ क्या होती है, महत्वपूर्ण कुछ नदियाँ होती हैं, और उर्वरक भूमि होती है, उपजाऊ भूमि होती है। और तीसरा बंदरगाह और व्यापार किया जा सकता है। अब जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर ये आ गया 29 और 30, जो कि मानचित्र आधारित प्रश्न है हमारा, जो कि मानचित्र अगर तो इसमें मानचित्र हमारे पास है नहीं, है ना, तो हम इसको इस तरीके से कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें हमें मानचित्र नहीं दे रखा है। तो आई होप कि आपने ये अपने क्वेश्चन पेपर के आंसर शीट में मानचित्र सही भरा होगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन पेपर में मानचित्र है नहीं। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।